दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 10, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ये एक कहानी है जिसे कि स्वयं प्रकाश ने लिखा है। इस पाठ का हम इस वीडियो में वाचन करेंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए उसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर पाठ का सार बताएंगे, फिर पाठ का वाचन करेंगे और उसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसके अंदर इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों की बात करेंगे, अर्थात उस प्रश्नों के उत्तरों को हम लिख के आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। तो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल और इस पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ उस सन में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके तिहरे कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। ये आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। आपने उपन्यास भी लिखे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। ये लेखक का छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय हमने पढ़ा। अब हम जो ये कहानी है नेताजी का चश्मा, उसके बारे में कुछ जानते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वालों से का नाम देशभक्ति है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी व्याख्या है ये। बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ भूखंड को देश या उसकी सीमा के आधार पर मापते हैं या उसे सीमित कर देते हैं। एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है अशोक चक्रधर की कि घर बनता है घर वालों से, न कि ईंट पत्थर दीवालों से। तो ठीक ऐसे ही देश जो बनता है, देश कहलाता है, वो सिर्फ सीमाओं से, लोगों से, भूखंड से नहीं कहलाता, बल्कि इन सब का योगदान है। उसके अंदर रहने वाले लोग, उसके अंदर रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति और उन लोगों का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, वो सारी चीज़ें। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं।
कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यानी कि देश को देश बनाने में, उसे विशिष्ट बनाने में सबका योगदान है, सिर्फ बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी, और सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं का भी, पक्षियों का भी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम वाचन करते हैं कहानी का और साथ में उसका भाव, अर्थ और व्याख्या करते हुए उसे विश्लेषित करते चलेंगे। जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी, जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी कि यहाँ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नेताजी का चश्मा, ये कहानी का नाम है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। यानी कि नगर पालिका इस तरह छोटे मोटे काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये देखिए, कहानी कहने का भी एक नया अंदाज है ये, कि कैसे कहानी में भी कहानी बना दी जाए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट में कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी कि मूर्ति में कई खामियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई खामियां रहने का कारण ऊपर गिना दिया है कि हो सकता है कि अच्छे कारीगर न मिले हों, समय कम हो, बजट कम हो, शासनाधिकार अवधि यानी कि शासन, बोर्ड की शासन जो अवधि है वो समाप्त होने को आ रही हो, और कोई भी नहीं हो तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही ये कार्य सौंप दिया। और उन्होंने एक तरह से, जैसे आम बोलचाल में हम कहते हैं मूर्ति पटक देंगे, ये सामान पटक देंगे, तो उस तरह से एक तरह से उसको पटक दिया गया है, काम पूरा कर दिया है जैसे तैसे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। यानी कि भाव ऐसा उत्पन्न होता था उनकी मूर्ति को देख करके। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि पूरी मूर्ति संगमरमर की थी, चश्मा लेकिन वो नहीं था। चश्मा चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। यानी कि थोड़ा आश्चर्य सा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, सचमुच का चश्मा पहना दिया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है।
ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। निश्चित रूप से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पहचान उसके रंग रूप, उसके कद काठी से नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर जो भाव है, निहित संदेश है, वो महत्वपूर्ण होता है, वो मुख्य होता है। देशभक्ति के लिए भी किसी विशेष व्यक्ति के योगदान को प्रमुखता नहीं दी जा सकती और ना ही दी गई है। और किसी भी व्यक्ति ने देशभक्ति में योगदान करने के लिए ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं विशेष हूँ तो मैं भाग ले सकता हूँ। सबका सम्मिलित एक प्रयास है, वरना आजकल तो दिखावा इतना अधिक है, देशभक्ति अर्थात इसी प्रकार का दिखावा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लेखक उसी बात को यहाँ इंगित कर रहे हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, यानी कि चश्मा बदल गया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा और जिज्ञासा हुई, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। यानी कि चश्मा कुछ समय बाद बदल दिया गया, लेकिन कपड़े नहीं बदले। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, यानी कि फिर नया चश्मा बदला गया। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी कि ज़्यादा उत्साहित हो उठा, अब तो पूछना ही पड़ेगा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पान खा रहा था वो एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी उनकी देख के हंसा उनको। उसकी तौन थिरकी, उसमें हल्की सी हलचल हुई। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन, चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। बुरा लगना, आहत करना, दोनों में अंतर है। आहत करना यानी कि चोट करना, और वो असहनीय है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता था, इसलिए वो चश्मा बदल जाता था। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब ये सवाल विद्यार्थियों सिर्फ उस पान वाले से नहीं है, सभी लोगों से। और यहाँ एक तरह से व्यंजना में लेखक बात कह रहा है, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा के मतलब यह है कि नेताजी की जो दृष्टि थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, समाज के प्रति, वो चश्मा, वो दृष्टि एक तरह से आज गायब हो गई है। हम आज़ाद हैं, उसके बावजूद भी वो भाव, वो आज़ादी लोगों को मिल नहीं रही है, वो सम्मान लोगों को मिल नहीं रहा है। तो वो ओरिजिनल चश्मा कहीं ना कहीं गायब हो गया है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया।
यानी कि जब इसकी मूर्ति स्थापित की गई तो वो मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था, इसलिए कैप्टन चश्मे वाले लगातार चश्मे बदल देते हैं, उस पर लगा देते हैं। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि जिसने मूर्ति बनाई थी उसके नीचे मूर्तिकार का नाम है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी कि इतनी सारी गतिविधियां हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है हालदार साहब की ओर से। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीशी दिखाई और मुस्कराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देखिए कि जो व्यक्ति एक भाव के प्रति नेताजी की तस्वीर, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगेगी, उनका एक तरह से अपमान है, वो उस पर चश्मा लगाता है, हर बार चश्मा लगाते हैं कोई ना कोई, और उसके प्रति लोगों की सोच है वो पागल है, लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। खैर, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। उस समय उन्होंने पूछना उचित नहीं समझा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी कि जब भी वो नेताजी की तस्वीर देखते, यहाँ से गुजरते, तो नया चश्मा जब देखते तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लगता था। एहसास होता था कि हाँ, देशभक्ति जिंदा है, किसी भी प्रकार से जिंदा हो लोगों में। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। हालदार साहब को बड़ा आश्चर्य, बड़ा दुख हुआ होगा कि अब किससे जाने और चश्मा क्यों नहीं है, क्या हुआ जिसकी वजह से चश्मा नहीं है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब चले गए, दोबारा आए, फिर भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, अब की बार पान वाला था, क्यों भाई, बात क्या है, या क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है?
पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। देखिए कितनी भावपूर्ण पंक्तियां हैं। यहाँ पर कैप्टन मर गया का मतलब यह है कि देशभक्ति के लिए काम करने वाले लोगों का जो जज्बा है वो खत्म हो गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बहुत गंभीर और गहरी और भावपूर्ण पंक्तियां हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस पर चंद चुटकियों में, चंद बातों में हंसना, उनका मजाक उड़ाना, उनकी तौहीन करना निश्चित रूप से आपकी अपनी तौहीन है, अपने देश की तौहीन है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, एकदम सावधान की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। विद्यार्थियों, पढ़ते हुए मैं भी थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ। निश्चित रूप से वो एक जुड़ाव, संवेदना आपके पास है तो आप भी भावुक होंगे। देखिए, बच्चों ने लकड़ी का चश्मा बनाया, सरकंडे का। सरकंडे एक झुंडा होता है, उसकी जो डंडियाँ होती हैं, जिससे कि जब कच्ची झोंपड़ियाँ जो बनती हैं उसमें जो भाती बनती हैं वो सरकंडे होते हैं, उनसे चश्मा बना करके बच्चों ने टांक दिया। तो योगदान, देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण किसी का कम नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास हैं, उनका वीडियो बनाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।